डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का ये फिफ्थ लेक्चर, दिस इज रिगार्डिंग द म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले हमने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी डिस्कस किए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिस्कस किया है, और मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ भी डिस्कस किए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये उसी वक्त प्रोड्यूस हो जाता है जब चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, और इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस्ड करंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू चेंज द फ्लक्स। फ्लक्स चेंज के लिए जो हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा इधर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। लेकिन इससे आसान तरीका और क्या कोई हो सकता है? तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को हम यूज कर लेते। एज यू नो, when current flows through a conductor, that produces magnetic field, right? अगर हम इस करंट को चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मीन्स देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। और अगर यही चेंज इन फ्लक्स हम किसी भी कॉइल या सर्किट के साथ लिंक कर लेते हैं, that means this change in flux passes through another coil. So what happens? वहां पे induced EMF प्रोड्यूस हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कॉइल हमारे पास होनी चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो, और वही करंट चेंज हो जाएगी, उसी से चेंजिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसी चेंजिंग फील्ड से चेंजिंग फ्लक्स एसोसिएट होगा विद द कॉइल, और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम लेते हैं दो कॉइल्स को। एक कॉइल हमारी कहलाती है प्राइमरी कॉइल, जिसमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ भी होता है और एक की होती है। दिस कॉइल इज नोन एज प्राइमरी कॉइल, जिसमें हम करंट को फ्लो करा सकते हैं और उस करंट को वेरी भी करा सकते हैं। या इस कॉइल को हम एसी सोर्स के साथ भी कनेक्ट कर लेंगे। एसी सोर्स जो आपका है, दैट इज वेरिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हम कहते हैं, वो कंटिन्यूअसली वेरी हो जाती है। तो जब वो वेरी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तो फ्लक्स वेरी हो जाएगा। अब
यहाँ पे हम इन दो लाइन्स को डाल देते हैं। ये कोर, दिस इज नोन एज कोर, जिसपे ये कॉइल वाइंड की होगी। So this is the core material on which the coil is wound. On the same core there is another coil which is connected to a sensitive galvanometer. Sensitive galvanometer only. The coil is wound on the same core and it is connected to a sensitive galvanometer. Both the coils are insulated from each other. तो इन पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोटिंग होती है, सो दैट कि ये आपस में टच न कर ले। जैसा कि आप ऐसे समझ लोगे कि ये कोर मटेरियल है, इस पे हमने एक कॉइल को वाइंड किया और दूसरी कॉइल को भी इसी पे वाइंड कर लेते हैं। तो इन कॉइल्स को हम कहते हैं कपल्ड कॉइल्स। कपल्ड कॉइल्स। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास कितनी कॉइल्स होती हैं? दो। एक में हम करंट फ्लो करा लेते हैं, जिस करंट को चेंज कर लेंगे उससे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दैट मीन्स चेंज इन फ्लक्स, और वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पास हो जाता है। इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगी, और ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। डिफ्लेक्शन यहाँ पे उसी वक्त हो सकती है जब इसमें कोई करंट फ्लो होगी। तो इसी से हमें डेफिनेशन मिलती है, व्हाट इज म्यूचुअल induction. Mutual induction, it is the phenomena. It is the phenomena in which an EMF is induced in a coil when current in another coil changes, which changes when placed near it. वो फिनोमिना जिसमें सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त प्रोड्यूस होगा जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगी और वो करंट चेंज हो जाएगी। बट द कंडीशन इज व्हेन दे आर कपल्ड, when they are placed close to each other. तो इस फिनोमिना में को कहते हैं हम, this is known as mutual induction. So it is the phenomena in which an EMF is induced in a coil when current in another coil changes when placed near it. इसमें करंट फ्लो भी होनी चाहिए और वो चेंज भी होनी चाहिए। तो हम इस फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आसान सा मसला है आपके सामने। एक कॉइल हमारी पी कॉइल है, दूसरी कॉइल हमारी एस कॉइल है। पी कॉइल में सोर्स ऑफ ईएमएफ और की हमने इंट्रोड्यूस की है। सेकेंडरी कॉइल में हमारा गैल्वानोमीटर है। पूरा मैं यहाँ पे नहीं लिखवा सकता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दूंगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। सो व्हेन आई फ्लोज इन पी कॉइल, राइट, फ्लो हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो पहला वाला है, व्हेन आई
चेंजिंग आई से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दैट मीन्स व्हेन आई चेंजेस, बी चेंजेस, मीन्स फाई चेंजेस। फाई मीन्स फ्लक्स। और वही फाई किस में से लिंक हो जाएगा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज नंबर ऑफ लाइनस, मैग्नेटिक लाइनस ऑफ फोर्स किस में से पास हो जाएंगी? सेकेंडरी कॉइल में। सो दैट गेट्स लिंक्ड विद एस कॉइल। किसके साथ लिंक होगा? एस कॉइल के साथ। जब एस कॉइल के साथ ये वैरिंग फ्लक्स लिंक होगा तो इसमें होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या होगा? उससे करंट फ्लो होगी, विच इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, राइट? एंड galvanometer shows deflection. So simple. So when current flows in the primary coil and changes, that will produce changing magnetic field, which means changing flux, which gets linked with the secondary coil. And in the secondary coil, there will be induced EMF and induced current, due to which this galvanometer shows deflection, right? Now see, the induced EMF in the secondary coil, now we can say it depends upon the current in the primary coil. When no current flows, there is no field, there is no flux. But when current flows, there is field, there is flux. So we can say the induced EMF depends upon the current that flows in the primary coil. From this we can define the coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. Now we can say phi means flux linked with the secondary coil, phi s, is directly proportional to I. Rather, IP means the current in the primary coil. अब हम S और P को साथ नहीं लेंगे. Now it is understood. Phi means flux linked with the secondary coil, and IP means current flowing through the primary coil. Implies phi is equal to Mi, where M is equal to constant. This constant is known as coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. So quite simple. If I is equal to 1 ampere, so we can write here phi is equal to M. That means coefficient of mutual induction is equal to the flux, total flux linked with the secondary coil. Flux linked with the secondary coil when 1 ampere of current flows through the primary coil. So that means coefficient of mutual induction is equal to flux linked with S coil when current in P coil is 1 ampere, right? So this gives the definition of mutual induction. Now see, we can define it in another way. As you know, Faraday's second law is
second law is magnitude of EMF is equal to minus n d phi divided by dt. So let n is equal to 1, then we can write magnitude of E is equal to minus d phi upon dt. Sorry, when absolute, then there must be no negative sign. Magnitude of the EMF. But we know phi is equal to mi. So we can write E is equal to d by dt of mi. As you know, I is varying, m is constant. So we will get here m into di upon dt, where di by dt is known as a rate of change of current. If di upon dt is equal to 1, that is 1 ampere per second, so magnitude of EMF is equal to m. This is another definition of the coefficient of mutual induction. So coefficient of mutual induction is equal to magnitude of induced EMF in the secondary coil when current in the P coil changes at the rate of 1 ampere per second. So this gives another definition of coefficient of mutual induction. Now we have to write its dimensions, we have to write its units. What is unit of m? Now m is equal to, so phi is equal to mi, m is equal to phi divided by I. What is the unit of phi? That you know, it is Weber. What is the unit of the current? That is ampere. So we will write here it is Weber per ampere, which is equal to Henry. So what is SI unit of the mutual induction? That is Henry. First in SI system. But the derived unit is Weber per ampere. In second case, we can write here E is equal to m di upon dt, right? So m is equal to is E upon di upon dt. So this will become volt. As you know, EMF is same as potential difference. So it is unit will be volt. Volt upon, this is ampere per second. Ampere per second. It will become volt second per ampere. This is also known as Henry. So there are two derived units. One is in terms of flux and one is in terms of the induced EMF. So V volt second per ampere, which is also known as Henry. This is in terms of the induced EMF, right?
Now, what is the dimensional formula? We can derive it from the unit Vs a raised to power minus 1. So we can write here m is coefficient of mutual induction. This is V second per एम्पियर. बहुत ही आसान है ये. पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हो, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. Work done per unit charge. So we can write here it is W divided by Q. सेकेंड ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि ये बेसिक यूनिट है. एम्पियर ऐसे ही लिख सकते हैं, बेसिक यूनिट. अब यहाँ पे हम डाल देंगे वर्क डन के डायमेंशन. जानते हो ना वर्क डन के डायमेंशन क्या है? वर्क डन के डायमेंशन है फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज M1 L2 T-2. चार्ज के डायमेंशन आप जानते हो, दैट इज AT. So we can write here I is equal to Q upon T. Q is equal to IT. I के डायमेंशन A, T के हैं T. So we can write here this is AT multiplied by, ये सेकंड है, सेकंड मीनस टाइम, तो यहाँ पे एक और T डाल देंगे हम. उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे A रेज़ड टू पावर -1 एम्पियर. रेज़ड टू पावर एम्पियर बेसिक यूनिट्स में से. So the complete formula will be M1 L2, ये T और ये T कैंसल हो जाएगा, दैट इज T रेज़ड टू पावर -2. इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे हम तो ये इट विल बिकम A रेज़ड टू पावर -1. सो इट विल बी हियर A रेज़ड टू पावर -2. So this gives the dimensional formula of mutual induction. Quite easy. That is derived from the unit. Again, this is potential difference. Volt means potential difference. Potential difference तो हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये सेकंड है, टाइम हुआ, ये एम्पियर बेसिक यूनिट है. सो वर्क डन के डायमेंशन है M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय AT डायमेंशन हैं चार्ज के. S इसके डायमेंशन हैं T बिकॉज इट इज सेकंड. A रेज़ड टू पावर -1. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने इसकी फॉर्मूला डिराइव कर ली है. तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा what are the factors on which mutual induction depends. Factors on which mutual induction depends. तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड कर लेता है? So it depends upon number one geometry of the coils. ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, यानी हम कॉइल्स को कैसे वाइंड कर लेते हैं, उनके साइज पे डिपेंड करता है, उनके शेप पे डिपेंड करता है, उनके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है. दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स जैसे कि आप जान लेंगे, ऐसे जान लोगे कि एक कॉइल हमने ऐसे डाल दी, एक कॉइल हमने ऐसे डाल दी, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्या इसका फ्लक्स पूरा इसमें से लिंक हो जाएगा? नो. तो यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स लिंक हो सकता है. इसी तरह से अगर ये देख लेंगे, यहाँ पे एक कॉइल हमने डाल दी, एक कॉइल हमने इसी कोर पे यहाँ पे डाल दी, तो किसी हद तक फ्लक्स लिंक हो जाएगा क्योंकि सोलेनोइड का फील्ड जो होता है वो इनसाइड होता है. दीज मैग्नेटिक लाइन्स विल पास थ्रू. लेकिन इसमें कुछ मिस भी हो सकती है. लेकिन अगर हम इनको इस तरह डाल देंगे, एक ही कोर पे वाइंड कर लेंगे, एक ही कोर पे, तो सारा फ्लक्स लिंक हो सकता है. तो यहाँ पे मैक्सिमम
फ्लक्स लिंक होगा, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम EMF हो सकता है। तो इसी तरह से ये कहते हैं अगर ज़्यादा टर्न्स होंगे तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, अगर इनकी शेप या नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, साइज बड़ा होगा, लॉन्ग कॉइल्स होंगी, या इसी तरह से इनकी शेप पे भी डिपेंड कर लेता है induced EMF. Now next, it also depends upon, second is nature of the core material on which the coils are wound. Second point है nature of core material. Nature of core material. So core material अगर हम सॉफ्ट आयरन को लेंगे that gets magnetized. तो जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो मैग्नेटाइजेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स और भी इंक्रीज हो सकता है, फील्ड इंक्रीज हो सकता है, फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हो फाई इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। एक फैक्टर इसमें ये भी है कि अगर B इंक्रीज हो जाएगा, B इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, ये भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड रिलेटिव प्लेसमेंट भी हम कहेंगे, रिलेटिव प्लेसमेंट, तो वो भी मैंने आपसे कहा कि हम इनको कैसे प्लेस करेंगे, कहाँ पे ज़्यादा होगा फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका मैग्नेटिक दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेल्फ इंडक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे, या एक मेथड अभी हमारे पास है जो चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।